नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ की मां पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले मौलाना अब्दुल सालिम चतुर्वेदी को यूपीएसटीएफ ने गिरफ्तार किया। बिहार के पूर्णिया से उसकी गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद उसको बहराइच लाया गया, जहां पर अब्दुल कासिम चतुर्वेदी ने ना सिर्फ सीएम योगी से माफी मांगी, बल्कि भविष्य में ऐसी किसी भी बयान की या ऐसी कोई भी बातों की बिल्कुल साफ तौर से निंदा करते हुए कहा कि ऐसा कोई भी बयान वो नहीं देगा। आपको बता दें कि अब्दुल कासिम सालिम वही मौलाना है जिसने सीएम योगी की मां को लेकर के अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद कई जिलों में विरोध प्रदर्शन हुए थे और इसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर के लोग सड़क पर उतर आए थे, जिसको लेकर के यूपी पुलिस के साथ साथ एसटीएफ को भी इसकी तलाश थी। और कल सोमवार को अब्दुल सालिम को गिरफ्तार किया यूपी एसटीएफ ने शाम के करीब, और उसके बाद उसको बहराइच ले आई, जिसके बाद किस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं और किस तरीके से उसने माफी मांगी है, पहले तो वो दिखाते हैं आपको कि अब्दुल सालिम चतुर्वेदी किस तरीके से सीएम योगी की मां पर टिप्पणी करने के बाद माफी मांगता हुआ नजर आता है, साथ ही उसकी चाल भी बदली हुई नजर आती है। वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मैं अब्दुल्ला सालिम कासमी अपने एक जुर्म का एतराफ़ कर रहा हूँ। 5 मई सन 2024 को ज़िला भागलपुर के एक बस्ती में मीरानचक में एक समाज सुधार तालीमी अवेयरनेस कॉन्फ्रेंस में मैं हाज़िर हुआ था और उसमें मेरी स्पीच हुई थी। उसी बीच में मेरी ज़ुबान से कुछ ऐसी गंदी बातें निकली। उत्तर प्रदेश के सीएम साहब के माता के लिए जो मेरी ज़ुबान से नहीं निकलना चाहिए था। मैं अपनी इस गलती का बिल्कुल हाथ जोड़कर अपना एतराफ़ करता हूं और अपने इस माफ़ी मांगता हूं कि आइंदा से ये गलती मुझसे नहीं होगी। और मैं ये पैगाम तमाम साथियों को देना चाहता हूं, देशवासियों को, कि अपनी स्पीच में, अपनी तकरीरों में ऐसी बात न कहें कि जिससे किसी व्यक्ति की या किसी धर्म की किसी को तकलीफ़ पहुँचे और फिर आपसी माहौल बिगड़े। तो अपने इस जुर्म का मैं दिल की उससे माफ़ी का तलबगार हूँ कि मुझसे आइंदा कभी ये गलती नहीं होगी। और मैं खुसूसन उत्तर प्रदेश के सीएम साहब से भी माफ़ी का तलबगार हूँ कि मेरी ज़ात से कोई तकलीफ़ पहुँची है तो हमें माफ़ फरमा दें। कि वही मौलाना साहब हैं जिन्होंने 2024 के करीब मई में इस तरीके की अभद्र टिप्पणी की थी, वो भी सीएम योगी की मां को लेकर के, जो वायरल हुई इस साल के शुरुआत में, जिसके बाद कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन हुए, तमाम लोग सड़क पर उतर आए और इस मौलाना की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के उन्होंने बहुत प्रदर्शन भी किए, जिसके बाद यूपी पुलिस एक्टिव हुई और इस मौलाना को गिरफ्तार किया है। सबसे बड़ी बात है कि माफी मांग रहा है, साफ तौर पर आप भी सुन सकते हैं। इस तरीके कई वीडियो सोशल मीडिया पर आपको मिल जाएंगे जो कहीं ना कहीं किसी को लेकर के अमर्यादित टिप्पणी का इस्तेमाल करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोग इस तरीके की हरकत कर देते हैं, माफी मांगने की जगह उसमें कहीं ना कहीं घी डालने का काम करते हैं आग में, और उसको ऐसे प्रिटेंड करते हैं मानो इन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं। तमाम ऐसे अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप देखेंगे तो तमाम इस तरीके के वीडियोस मिल जाएंगे जहां पर ऐसे ही मौलाना के तरह तमाम और लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत ले आते हैं, वो कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और जब वो इसमें फंसते हैं तो कहते हैं कि उनको परेशान किया जा रहा है, पुलिस उनको कानूनी नोटिस भेज रही है। और हाल फिलहाल में सोशल मीडिया पर इस तरीके की तमाम चर्चाएं देखने को मिलती है कि किस तरीके से विदाउट एनी उनके पास कोई भी सबूत नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद वो किसी न किसी के ऊपर एलिगेशन लगा देते हैं, किसी की छवि को धूमिल कर देते हैं, जिसका जो मन में आता है वो बोल देते हैं। तो तमाम लोगों से निपटने के लिए सरकार ने, साथ ही साथ पुलिस ने भी कहीं ना कहीं सख्ती दिखाई और ऐसे तमाम जो अराजक तत्व हैं जो इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं, इस तरीके के बयानों की वजह से सुर्खियों में आना चाहते हैं, उन लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की है। खासतौर से यूपी पुलिस ने उन तमाम लोगों को रडार पर ले रखा है जो इस तरीके गलत काम करेंगे। अगर आप किसी के खिलाफ कोई गलत बात करेंगे तो भी आपको अंजाम भुगतना होगा, और अगर आप किसी गलत उद्देश्य से किसी के ऊपर कोई कातिलाना हमला करेंगे तो उसका भी अंजाम आपको भुगतना होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस इस पूरे मामले में संजीदगी के साथ पेश आती है और ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त तरीके से, सख्त लहजे में पेश आती है। अब चलते अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथी हमारे साथ जुड़ेंगे जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की है हमारे दर्शकों को बताएंगे। सबसे पहले हम चलते हैं इंद्रवीर के पास। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है रायबरेली से आज की? देखिए अखंड, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बीती रात अगर बात करें तो जिस तरीके से माहौल, मौसम का मिजाज जो है वो थोड़ा सा
बदला है और उस मौसम के मिजाज ने हमारे देश के अन्नदाताओं के ऊपर कहर बरपाया है। इस तरीके से गेहूं की कटाई देखी जा रही है, कहीं ना कहीं अब एकदम एंड पे है गेहूं की फसल जो है वो तैयार है, खड़ी होकर लहलहा रही है खेतों में। और ऐसे में मौसम की जो एक मार है उसको कहीं ना कहीं किसानों की कमर टूटी है। हमारे पास एक तस्वीर है, हम वो आपको दिखाना चाहेंगे और ये तस्वीर बयां कर रही है कि किसानों के ऊपर क्या गुजरी होगी बीती रात। छिटपुट बारिश, आंधी और पूरे के पूरे गेहूं खेतों में पसरे हुए हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो मौसम की ये मार है, ये एक ऐसी मार है जिसको किसान बयां नहीं कर सकता। पूरे साल लग करके जो खेती तैयार होती है, जिसको लेकर के किसान इंतजार करता है 6 महीने की, अब फसल कटेगी तो अब ये काम होगा, अब वो काम होगा, उसको लेकर के इस मौसम की मार ने कहीं ना कहीं किसानों की कमर तोड़ दी है। और तमाम जगह पे, रायबली ही नहीं, तमाम जगहों पे जहां पर मौसम का मिजाज बिगड़ा है वहां पर किसानों का भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। जी, तस्वीर है, वो तस्वीर भी दिखाना चाहेंगे। ये सबसे हाल बड़ी है बात सर। और बिल्कुल सबसे बड़ी बात है इंद्रवीर, हमने देखा है कि बिन मौसम ये जो बारिश है, जो कहीं ना कहीं आफत बन करके उन तमाम किसानों के, अन्नदाताओं के ऊपर आई है, जो कहीं ना कहीं अपनी फसल को काटने का इंतजार कर रहे थे। उनकी फसल खेतों में साफ तौर पर खड़ी दिखाई दे रही है और जिस तरीके की तस्वीरें आपने भेजी हैं वो साफ तौर पर दर्शाती है कि उनकी फसल नुकसान या उनकी फसल को नुकसान हुआ है। कई जिलों में बहुत भयानक बारिश हुई, फर्रुखाबाद में ओले तक गिरे और आज भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 40 जिलों में बारिश हो सकती है, आंधी तूफान के साथ बारिश हो सकती है। हमने लखनऊ में भी देखा कि 12 बजे के बाद एकदम से मौसम बदल गया और सुबह तक बारिश हो रही थी। तो कहीं ना कहीं इस बेमौसम बारिश ने किसानों को परेशान किया है और ना सिर्फ परेशान किया है बल्कि उनके सामने एक बड़ी हताशा और निराशा है। इसको लेकर के, इस बारिश को लेकर के जिला प्रशासन ने अभी तक क्या फैसला लिया? क्या किसी तरीके के मुआवजे का ऐलान या फिर उनके फसल के सर्वे के को लेकर के कोई निर्णय लिया गया है? देखिए, वो टीम बनी हुई है अखंड। ये अभी की बात नहीं है, हर एक मौसम में जब ऐसी कोई चीजें होती हैं और जो खासकर किसानों के अगेंस्ट जाती है, मौसम में जब कोई भी फसल हो, चाहे धान की हो, चाहे गेहूं की हो, चाहे किसी चीज की फसल हो, तो ऐसे में एक टीम ऑलरेडी जिले में होती है और वो टीम जाकर लेखपाल, तहसीलदार और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो तहसील के अधिकारी हैं, वो जाते हैं और निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण के बाद उनका मुआवजा ऑलरेडी बनता है और मुआवजा जाता भी है। ये हमने देखा जमीनी स्तर पे कि मुआवजा ज्यादा किसानों को जो पीड़ित होते हैं उनको मुआवजा दिया भी जाता है, लेकिन मुआवजे उन्हीं को मिल पाता है जो अपनी पूरी एक बात करें सिफारिश कर ले जाता है। और अगर सिफारिश या कहीं से थोड़ा सा कोई किसान जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, वो अगर तहसीलों के चक्कर नहीं काट पा रहा, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं फिर वो रह जाता है। लेकिन ऐसी आपदाओं में, जो कि उत्तर प्रदेश के ही नहीं, हर एक सीएम लगभग लगभग हमने देखा है किसानों के लिए खड़े रहते हैं, तो वो ज्यादातर देखने को मिलता है कि मुआवजा लोगों के पास पहुंचता है और उसका कुछ परसेंटेज होता है। उस परसेंटेज के हिसाब से गवर्नमेंट का की टैगलाइन है, उस टैगलाइन के हिसाब से मिलता है और ये मुआवजा देखने को भी मिला है, लोगों को मिला भी है। लेकिन अभी जो बारिश हुई है इससे बहुत थोड़ा नुकसान है, मैं ये जरूर कहूंगा कि ये थोड़ा नुकसान है। अभी आज फिर से धूप निकल आई है और अगर ये मौसम जैसे अलर्ट जारी है, आप भी बता रहे थे अलर्ट है, तो अगर उसको लेकर के हुआ तो भारी नुकसान देखने को मिलेगा। ये रैली में नहीं है, ये लगभग लगभग 4 से 10 जिलों में भी उत्तर प्रदेश के अगर बात करें तो जो यूपी ईस्ट है, यूपी ईस्ट में ज्यादातर ये मौसम अभी देखने को मिल रहा है कि अलर्ट है। 4 से भी हम लोग के मोबाइल पे भी मैसेज आते हैं और कि 3-4 घंटे के अंदर बारिश, ओला, जो बीच में हमने देखा कि मौसम खराब हो। तो ये दृष्टिकोण और इसमें जिले में टीम रहती है और वो काम करती है। क्यों? क्योंकि किसान एक ऐसा हमारे देश का अन्नदाता है जिससे शायद की जो कोविड काल रहा या तमाम ऐसी आपदाओं में किसान ही इस देश का जो है भरण पोषण करता है और उसी के उपलक्ष्य में ये टीमें ऑलरेडी बनी होती हैं। बस उनको निरीक्षण और उनका मॉनिटर कैसे हो रहा है ये जिला अधिकारी के ऊपर डिपेंड करता है। तो जिला अधिकारी रायबरेली में जो है वो समय समय पर ऐसी चीजें और जो मंत्री प्रभारी होते हैं इन सबको देखना होता है। लेकिन यहाँ पर मैंने अक्सर देखा है या हमने अक्सर देखा है कि ये टीमें जाती हैं और सर्वे होता है, उस सर्वे पे जो सही पाया जाता है उसके हिसाब से मुआवजा भी दिया जाता है। लेकिन अब परसेंटेज डिसाइड है, कितनी परसेंटेज क्या नुकसान होगा उसके ऊपर ही हर एक चीज का क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया में अगर है तो डेफिनेटली वो मिलता है। जी अब बिल्कुल इंद्रवीर, देखिए तमाम टीमें होती हैं, गठित होती हैं, लेकिन जिस तरीके से इस बिन मौसम बारिश ने
उन किसानों की उम्मीदों पर पानी फेरने का काम किया है। इस गिरते हुए पानी ने कहीं ना कहीं परेशान करने वाला काम है और सरकार को, क्योंकि मुख्यमंत्री भी संजीदा है और साफ तौर पर अधिकारी को निर्देशित करते रहते हैं कि आकलन करते हुए, सर्वे करते हुए जो भी नुकसान हुआ है उसकी रिपोर्ट लगाए कि शासन जल्द से जल्द उन किसानों की मदद कर पाए। लेकिन यही सवाल है, कई जगह हमने देखा है कि किसान कहते हैं कि उनकी आधी फसल ही बर्बाद हो गई, और अगर आधी फसल एक किसान, एक अन्नदाता की बर्बाद हो जाएगी तो उसके मुआवजे का भी ऐलान इस तरीके से होना चाहिए कि उसको उचित मुआवजा मिल जाए। ये नहीं खाना पूर्ति जैसी कोई कार्रवाई होनी चाहिए कि खाना पूर्ति हो गई। कई बार किसानों का आरोप होता है कि मुआवजा इस तरीके का दिया जा रहा है जिससे कुछ होगा ही नहीं। तो तमाम ऐसी घटनाएं साफ तौर पर बिन मौसम बारिश की वजह से देखने को मिली है, जो कहीं ना कहीं तमाम किसानों को परेशान करती हुई दिखाई दे रही है। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? एक बिल्कुल एक छोटी सी खबर और है हमारे पास, मैं उसको जरूर दिखाना चाहूंगा। एक फाइट है पहले एक लड़के की, और इसमें खबर क्या है मैं पूरा आपको बता दूं। एक बैंक है, उस बैंक के खिलाफ ये खबर है। पीएनबी बैंक है और ये जगतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत है। लेकिन पहले बाइट है, मैं वो बाइट सुनाना चाहूंगा। पीड़ित आज एसपी रायबरेली से मिलने आए हैं और क्या है पूरा मामला मैं विस्तार में बताता हूँ। पहले तो चाहूंगा कि अगर बाइट है तो प्लीज वो बाइट एक बार जरूर गया था और लोन 2024 लास्ट में हुआ था। उन्होंने वो गए थे बैंक और बैंक मैनेजर ने उनसे साइन करवा कर 5 चेक ले लिए। बैंक मैनेजर का क्या नाम? बैंक मैनेजर का नाम हमको नहीं पता, उनको पता था किस बैंक से? पंजाब नेशनल बैंक के थे। कितना लोन लिए? मतलब लोन करवाने गए थे, कहे कि 5 चेक पे साइन कर दो। 5 लाख का लोन करवाने गए थे। उन्होंने कहा कि आपका जब लोन हो जाएगा तो आपके मोबाइल में मैसेज गिर जाएगा। और उसके बाद उन्होंने 2-3 दिन बाद गए तो उन्होंने कहा कि आपका लोन नहीं होगा। तो 6 महीने बाद बैंक मैनेजर आए, उन्होंने कहा कि आपका लोन हो गया है, आप लोन क्यों नहीं भर रहे हो। तब उनको पता चला कि हमारा 5 लाख का फर्जी लोन हो गया। तो पैसा नहीं मिला? पैसा नहीं मिला। और 1 साल जब 6 महीने बाद पता चला तो स्टेटमेंट निकलवाने गए थे तो वहां पर 5 लाख का लोन तुरंत ही दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर भी हो गया। किसके अकाउंट में ट्रांसफर? बुधेन सिंह के अकाउंट में ट्रांसफर। ये हमारे गाँव के ही रहने वाले हैं। आज कहाँ पर है? आज हम रायबरेली आए, कप्तान साहब के यहाँ दी एप्लीकेशन दी। ब्रांच वो जगतपुर पंजाब में। हाँ, जगतपुर पंजाब नेशनल बैंक। साहब ने क्या आश्वासन दिया? कप्तान साहब ने क्या कहा? साहब ने कहा था कि काम हो जाएगी, कार्रवाई हो जाएगी। देखिए, अगर पूरा मामला थाना जगतपुर क्षेत्र के अंतर्गत का है और ये इसी मार्च में ही एक मामला सामने आया था। और इस पूरे मामले पर रायबरेली पुलिस के अगेंस्ट, मैं आपको फिर बताऊंगा, रायबरेली पुलिस के अगेंस्ट एक मामला आया और रायबरेली पुलिस को एक तहरीर मिली कि हमारे ही ब्रांच मैनेजर के द्वारा हमारे परिवार के जो बुजुर्ग हैं इनके नाम पे लोन की बात आती है। लोन 5 लाख का होता है और बैंक मैनेजर उस समय सिग्नेचर सारी फॉर्मेलिटी करा लेता है। उसके बाद कुछ दिन बाद बैंक मैनेजर 3 दिन बाद जब जाते हैं तो पता होता है कि बैंक मैनेजर मना कर देता है कि लोन नहीं हो पाएगा। और कुछ 6 महीने बाद जब इनके पास ब्रांच मैनेजर रिकवरी टीम भेजते हैं तो इनको पता चलता है कि इनके नाम लोन हो गया। और लोन हुआ गांव के ही किसी एक दूसरे व्यक्ति के नाम, जिसे इन्होंने बताया इनके बेटे हैं। इन्होंने बताया कि किसी गांव के दूसरे व्यक्ति के उसके अकाउंट में इनके फादर के नाम का लोन किसी दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया 5 लाख रुपए। और रिकवरी टीम कंटिन्यू जाने लगी तो ये इतना पीड़ित हो गए, इतना परेशान हो गए कि इनकी मृत्यु हो गई। अगर मैं आपको बताऊं, ये खबर IBC 24 ने उस समय नहीं करी थी। क्योंकि ये बहुत दूसरे तरीके का मामला लग रहा था। लेकिन जब इससे मामला आया निकल के सामने कि ये एग्जैक्टली है क्या, तो उस पर जब पूरा गांव, 2-3 गांव इसके विरोध में उतरे और विरोध में उतरने के बाद नेशनल जो वहां का रोड है उन्होंने जाम किया, पुलिस के अगेंस्ट बैठे और बॉडी को लेकर के बैठे। 3 दिन तक बॉडी का दाह संस्कार नहीं किया गया और उसके बाद रायबरेली पुलिस ने एन प्रकार दाह संस्कार करवाया। उसके बाद फिर रायबरेली पुलिस का चाबुक चला। लगभग अगर बात करें तो 2 दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया इस मामले पर, रोड जाम को लेकर के। और उसके बाद ब्रांच मैनेजर के खिलाफ अभी भी किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और ये ब्रांच मैनेजर बड़े रसूखदार बताए जा रहे हैं। पंजाब नेशनल जगतपुर प्रयागराज लखनऊ हाईवे पर स्थित जगतपुर एक कस्बा है जहां पर थाना क्षेत्र जगतपुर है, वहां की ये घटना है। उसी के एक गांव की जगतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत वहां ये घटना हुई थी। और अभी भी आज ये पीड़ित एसपी रायबरेली से मिलने आए हैं। मिलने के बाद एसपी रायबरेली से IBC 24 की बात हुई तो उन्होंने बताया कि
मामले की विवेचना चल रही है। तो हमने उनसे क्रॉस क्वेश्चन भी पूछा हमारी टीम ने कि क्या ये वही मामला है जिस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। तो रेवली एसपी ने कहा जी हाँ, ये वही मामला है जिस पर रोड जाम को लेकर के मुकदमा पंजीकृत भी किया गया है। देखिए, रोड जाम करना और अपनी मांगों को मनवाना आज के जमाने में लोगों ने एक पैटर्न बना लिया है। हर एक मामला, कोई छोटा सा छोटा मामला, बड़ा सा बड़ा मामला, लोग डेड बॉडी लेकर के रोड पर बैठ जाते हैं और उनको लगता है कि रोड जाम करेंगे तो इससे कहीं ना कहीं पुलिस पर दबाव पड़ेगा, पुलिस कार्रवाई करेगी। लेकिन अब ये लोगों का पैटर्न बन रहा है। मैं रैली की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एवरी लगभग आए दिन अब ये देखने को हर जगह मिलता है कि रोड जाम कर देते हैं लोग और उसके बाद पुलिस को लगता है कि दबाव में लेकर के काम, लेकिन पुलिस करती वही है जो पुलिस चाहती है। तो कहीं ना कहीं पुलिस ने इस पे मुकदमा पंजीकृत किया 2 दर्जन लोगों के खिलाफ और उसके बाद अब इनकी जो विवेचना, उस विवेचना के तहत भी पुलिस विवेचना कर रही है, उसकी जांच भी कर रही है कि आखिर ये पूरा मामला क्या था। अभी तक बैंक मैनेजर की तरफ से या बैंक की तरफ से या अगर बात करें तो आरबीआई की तरफ से कोई बयान कहीं से जारी नहीं हुआ है कि ये मामला जो लोन का है, और इतना प्रताड़ित कर दिया गया कि उनकी मौत हो गई जो लोन धारक थे। और उसके बाद ये घटनाएं तमाम सारी हुई जिसको लेकर के बड़ा बवाल चला और ये बवाल लगभग 3 से 4 दिन पूरे रैली के जगतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत देखने को मिला। जी, सबसे बड़ी बात इंद्रवीर की इस तरीके का एक फ्रॉड का लोन फ्रॉड का केस है और सबसे बड़ी बात है कि क्या मैनेजर को जानकारी ही नहीं होगी। बैंक मैनेजर 5 लाख का लोन कर देगा या बहुत सारी बात में ऐसा देखा जाता है कि बैंक मैनेजर आते हैं चले जाते हैं, उससे पहले कोई और मैनेजर रहे होंगे। क्या बैंक में अगर कोई लोन होता है तो बिना बैंक मैनेजर की जानकारी के होता है, बिना किसी पृष्ठभूमि के होता है, बिना किसी जानकारी के होता है। आपको भी पता है कि एक मोबाइल 10,000 रुपए का अगर कोई लेने जाता है ईएमआई पर तो उसमें भी उसका सिविल स्कोर चेक किया जाता है, तब जाकर के कहीं वो लोन ले उसके लिए एलिजिबल है या नहीं होता। और अगर 5 लाख रुपए का एक अमाउंट का लोन कराने जा रहे हैं और अगर वो व्यक्ति आरोप लगा रहा है कि उसके नाम के लिए चेक ले ली गई और उसको पेमेंट उसको ना करके किसी और को कर दी गई, तो ये तो बहुत बड़ी घोर लापरवाही है कि क्या डिसबर्समेंट जो होता है लोन का वो किसी और के नाम पे कर दिया जाता है। साफ तौर पर कई ऐसे फ्रॉड के मामले आए हैं जिसमें साफ तौर पर बैंक मैनेजरों की मिलीभगत रहती है, जो मुद्रा लोन में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। किस तरीके से बैंक मैनेजर्स मिल करके ना सिर्फ लोगों को शिकार बनाते हैं बल्कि उसके एवज में बहुत मोटी रकम खाते भी हैं। बहुत सी जगहों पर देखा गया है कि किस तरीके से इस तरीके के लोन का मिसयूज कर रहे हैं और गवर्नमेंट को भी चूना लगाया जा रहा है। लोगों फ्रॉड करते हैं, लोग लोन लेते हैं, लोन लेने के बाद उस लोन अमाउंट को पे ही नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि पेमेंट करेंगे ही नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके के जो लोन होते हैं उसमें कोई गारंटी नहीं होती, तो साफ तौर पर बैंक मैनेजर भी बच निकलता है। वो सोचता है कि गारंटी तो है नहीं, सरकार गारंटी ले रही है, हम इस तरीके के लोन कर देंगे, बाद में दिखा देंगे उसने पेमेंट ही नहीं किया। तो इस तरीके के तमाम मामले हैं, लगातार एक के बाद एक कई मामले आते हैं। कई जगहों पर मैनेजर और बैंक के खिलाफ कार्रवाई भी होती है, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। सरकार को, केंद्र सरकार को गंभीरता से ऐसे मामले को लेना चाहिए और जैसे भी जो लोग भी हैं जो इस तरीके के फ्रॉड में शामिल हैं, जो फ्रॉड करते हैं, उनके खिलाफ बहुत कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि ना सिर्फ ये लोग केंद्र सरकार को चूना लगा रहे हैं बल्कि मजबूर बन करके, लाचार बन करके इस देश की इकोनॉमी को भी ठप करना चाहते हैं। क्योंकि आपको रोजगार देने के लिए लोन दिया जाता है, आपके काम के लिए आपको लोन दिया जाता है, पर आप लोन ले तो लेते हैं पर उस लोन को पेमेंट नहीं करते, रीपेमेंट नहीं करते, परेशान करते हैं। बैंक वाले, रिकवरी वाले जब जाते हैं तो उनको भी परेशान करते हैं। तमाम ऐसी स्थितियां बनी है। फिलहाल इस पूरे मामले में क्या सच्चाई है, पुलिस की ने कार्रवाई क्या की है, इसको लेकर के जरूर बात कीजिएगा और पीड़ित से एक बार ये अगर हो सके तो खुद बात कीजिएगा कि आखिरकार किस तरीके से उसके साथ इस तरीके का फ्रॉड हुआ। क्योंकि 5 लाख रुपए का अमाउंट है, अब वो बता रहा है कि उसने 5 चेक दे भी दी थी, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा ये फ्रॉड का मामला है। और इस फ्रॉड के मामले में कौन कौन लोग शामिल हैं, इसकी भी पृष्ठभूमि को लेकर के और कौन कौन लोगों ने उसके साथ फ्रॉड किया, इसके बारे में जरूर जानकारी इकट्ठा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इस खबर पर जरूर नजर बनाइएगा क्योंकि ये एक बहुत बड़े फ्रॉड केस की तरफ है और लगातार एक के बाद एक कई मामले हैं जहां पर इस तरीके से बैंक लोन तो दे देते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि जिसने लोन लिया वो फरार हो गया, वो लोन दे नहीं रहा है, एनपीए में अकाउंट एनपीए में है, तमाम इस तरीके की चीजें कह करके लोन को बंद कर दिया था, सरकार को चूना लगाया जाता है। इसमें बैंक मैनेजर की बहुत साफ तौर पर मिलीभगत होती है। इस पूरे मामले पर जरूर नजर बनाए रखिएगा। अमरीश के पास चलते हैं। अमरीश, किडनी गैंग को लेकर के बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि किस तरीके से 60 से 70 के करीब ऑपरेशन कर दिए जाते हैं और पूरा का पूरा एक ऐसा ऑपरेशन थिएटर तैयार किया जाता है कि पूरा अस्पताल संचालन जहां पे हो रहा होता है अस्पताल, लेकिन उस दिन जिस दिन किडनी को ट्रांसप्लांट करना होता है, इसको निकालना होता है, उस दिन सारे अस्पतालों के कर्मचारियों की छुट्टी कर दी जाती है। सवाल यह है कि 8वीं पास एक लड़का एमबीए के छात्र को ना सिर्फ मोटिवेट कर ले जाता है बल्कि अमिताभ बच्चन का उदाहरण देकर के उससे
इसलिए मजबूर करता है कि आपकी एक किडनी पे तो अमिताभ बच्चन जीवित हैं, तो आप भी जीवित रह जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा ये नेक्सस है, और इसमें ना सिर्फ ये जो युवक 8वीं पास है वो उसकी जानकारी निकली है, बल्कि मेरठ के एक डॉक्टर अफजाल है उसकी भी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। ये क्या है पूरा मामला, किस तरीके से इस नेक्सस को पकड़ने के लिए पुलिस ने क्या किया, किस तरीके से इस नेक्सस तक पहुंच पाई है, और क्या ताजा जानकारी, क्या 50-60 से ज्यादा ऑपरेशन हुए कानपुर में। बिल्कुल अखंड, मैं इसी खबर से शुरुआत करने वाला था कि ये जो एक मामला है बहुत बड़ा मामला और एक बहुत बड़ा सिंडिकेट जो है कहीं ना कहीं चल रहा था, और ये मामला जो है रुपए को लेन देन को लेकर के कहीं ना कहीं खुला है। जो एक पीड़ित है जिसको पूरा पैसा जब नहीं मिला है तो उसके बाद वो पुलिस के पास गया और पुलिस ने जो है इस पर जांच पड़ताल की, तो एक बड़ा सिंडिकेट, एक बड़ा नेक्सस कहीं ना कहीं साफ तौर पर निकल के आया। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक बड़ा डॉक्टर, एक अगर किसी झोला छाप डॉक्टर की बात कही जाती है तो कहीं ना कहीं इसमें होता है कि झोला छाप डॉक्टर है, इस तरीके के काम कर सकता है, लेकिन एमबीबीएस डॉक्टर जो खुद में आईएमए की उपाध्यक्ष है प्रीति आहूजा, उनके पति सुरजीत आहूजा, जो कि आहूजा हॉस्पिटल के नाम का जो है यहाँ पर एक बड़ा अस्पताल, अगर अखंड कहा जाए, बहुत बड़ा अस्पताल जो है यहाँ पर चला रहे हैं। और उन्होंने इसमें आईएमए का भी नाम जोड़ा हुआ है। आईएमए का जो है धौस, एक तरीके से अगर कही जाए, धौस जमा करके जो है इस तरीके का काम किया जाता था। और जो भोले वाले लोग हैं, क्योंकि इनके यहाँ पर एक कैंप लगता था, फ्री कैंप लगता था, और उस कैंप से जो है लोगों को चुना जाता था कि किनके साथ में इस तरीके की चीजें की जाए। तो क्योंकि आईएमए एक बड़ी संस्था है, आईएमए की उपाध्यक्ष है प्रीति आहूजा, तो आईएमए का नाम जुड़ा होने के कारण जो लोग हैं एक विश्वास के तौर पर, एक बड़े डॉक्टर के तौर पर जो है वहां पर जाते थे, और उनमें से जो फ्री में जो है कैंप में लोग जाते थे, उनके साथ में जो है एक जो टीम थी वो पूरा चुनने का काम करती थी। सबका जो परसेंटेज था वो अलग तय था, जो एम्बुलेंस वाला था उसका परसेंटेज तय था, जो लोग मनाते थे उन लोगों को उनका परसेंटेज तय था। और शिवम अग्रवाल जो एक लड़का है शिवम कारा के नाम से, जिसने साफ तौर पर जो है इस मामले में जिसका नाम खुल करके आया है, तो वो इस तरीके के लोग जो है साफ तौर पर काम करते थे। और एक बड़ा नेक्सस जिस तरीके से पैसे के लेन देन को लेकर के खुला है, तो साफ तौर पर इस तरीके के और भी नेक्सस या इस तरीके के और भी मामले हो सकता है चल रहे हो, जो भी पुलिस की नजर में नहीं आए। लेकिन फिलहाल पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से प्रीति आहूजा है जो कि आहूजा हॉस्पिटल की संचालक है, उनके पति सुरजीत आहूजा, शिवम अग्रवाल, शिवम कारा, एक डॉक्टर राजेश कुमार है जो मेट लाइफ हॉस्पिटल के संचालक है, जहां पर जो पीड़ित है उसका इलाज चल रहा था। उसके साथ साथ डॉक्टर नरेंद्र सिंह है जो कि एक प्रिया हॉस्पिटल करके उसके संचालक है, और डॉक्टर राम प्रसाद जो कि मेड लाइफ हॉस्पिटल के संचालक है। लोग मिल करके जो है हॉस्पिटल चला रहे हैं। असल आपको बता दें कि कानपुर में ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जो ऐसे लोग चला रहे हैं जो कहीं ना कहीं असिस्टेंट का काम करते थे, और उन्होंने कुछ जानकारी कर ली, उसके बाद में पार्टनरशिप में एक बिल्डिंग ली, और बिल्डिंग लेने के बाद में वहां पर हॉस्पिटल का संचालन शुरू कर दिया। आपको बता दें कि आप देखेंगे तो ऐसी बिल्डिंगें हैं जहां पर सेकंड फ्लोर पर हॉस्पिटल चल रहा है, वहां पर कोई लिफ्ट का साधन नहीं है, वहां पर कोई जो है इस तरीके का रैंप नहीं बना हुआ, स्टेयर से जो है लोगों को, मरीजों को लेकर जाया जाता है। तो इस तरीके का एक नेक्सस जो है छोटे हॉस्पिटलों में होता तो हो सकता है हो भी रहा हो, अभी लोगों की नजर में ना हो, लेकिन बड़े हॉस्पिटल, बड़े नाम जो सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं एक विश्वास जो डॉक्टर के नाम पर जो है लोगों के मन में होता है वो कहीं ना कहीं गुस्सा हुआ नजर आता है। सबसे बड़ी बात है अवनीश की जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि गार्ड ने पूरी जो बात जानकारी बताई है वो बता रहा है कि डॉक्टर जो उनकी डॉक्टराइन है, मतलब उसका कहना है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब सबसे बड़ी बात है कि ये जो खेल चल रहा था, करोड़ों के लेन देन का खेल चल रहा था, डोनर रिसीवर का खेल चल रहा था, आखिरकार इतने बड़े पैमाने पर कानपुर जैसी जगह पर, और आपने जिस तरीके की बात की, आईएमए की बात की है, उसके मेंबर होने की जो धौस थी, उसका जो एक कहीं ना कहीं पकड़ थी, उसको लेकर के जो बातें कही जा रही है, ये साफ तौर पर इंगित करता है क्या, ये इंडिकेट करता है क्या कि किस तरीके से जो डॉक्टर लोगों की जिंदगी बचाने के लिए जाने जाते हैं वो इस तरीके से, इस तरीके के गोरख धंधों में शामिल हैं, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने के लिए भी जाने जाते हैं। क्योंकि जो जानकारी आई है कि 80 लाख में किसी एक रिसीवर को जब ये ऑपरेट किया गया, उसकी हालत खराब हो गई, जो मेडिकल फैसिलिटी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई, उसको उसके बाद रेफर किया गया दूसरी जगह पर। कहीं ना कहीं इस बात की जब जानकारी हुई उसके बाद से पूरा का पूरा मामला खुल करके सामने आया कि इस तरीके से पूरा का पूरा हॉस्पिटल ही गायब हो गया, मरीज भी गायब हो गए, व्यवस्था भी गायब हो गई। आखिरकार क्या एकाएक ऐसा कौन सी व्यवस्था थी कि अचानक सब कुछ गायब हो गया? कौन से पाताल लोक में चले गए काम?
करेंगे एक चीज अवनीश की, क्या पुलिस ने बहुत दिनों की मेहनत के बाद इसको सफलता हासिल हुई है? क्या बहुत दिनों से नजर बनाए हुए थे, या फिर एक रिसीवर के गलत इलाज की वजह से ये पूरा का पूरा मामला खुला है? देखिए सर, ये जो जानकारियां हैं लगभग पुलिस के पास जाती हैं, क्योंकि आए दिन जो है यहाँ पर इस तरीके हादसे होते हैं जहाँ पर लोगों की जानें चली जाती हैं। यहाँ पर क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक छोटे से थाना क्षेत्र में लगभग 350 से 400 हॉस्पिटल है, और प्रतिदिन मामला जाता है जहाँ पर हॉस्पिटलों में लोगों की गलत इलाज से मौत होती है, और वो मामले साफ तौर पर जो है पुलिस के पास में जाते हैं। और सबसे बड़ी बात असल ये है कि जिस तरीके से आपने कहा कि एक ही दिन में हॉस्पिटल कैसे गायब हो गया, तो आप जाने कि यहाँ पर जितने भी हॉस्पिटल है सभी अपने यहाँ पर आईसीयू का दावा करते हैं, और आप जानते होंगे कि आईसीयू की यूनिट तैयार करने में बहुत सारा पैसा लगता है, बहुत अधिक पैसे खर्च करने के बाद में एक ऐसी यूनिट तैयार हो पाती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक बाजार टाइप का है जो कि लोगों के साथ में खिलवाड़ कर रहा है, वो जो है इस तरीके की चीजें आपको बता दें, बहुत बड़े बड़े यहाँ पर जो डॉक्टर हैं वो पहले जो है बड़े हॉस्पिटलों में जाते थे और अपने क्लिनिकों में जो है जाकर के जो है कहीं ना कहीं लोगों का इलाज करते थे। लेकिन अभी उनके बहुत सारे जो विजिट है इन छोटे छोटे हॉस्पिटलों में भी है। देखा जाए तो अच्छा है कि अगर आसानी से जो है छोटे हॉस्पिटल में भी एक बड़े डॉक्टर को पाया जा रहा है और उनका इलाज हो रहा है तो अच्छी चीज है। लेकिन जिस तरीके से वहां पर सुविधाएं होनी चाहिए उस तरीके की सुविधाएं नहीं होती है। बीएससी पास किए हुए जो लड़के हैं, बीएससी पास की हुई लड़कियां हैं, इंटर पास किए हुए लड़के हैं, उनको जो है यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ बना करके बैठा दिया जाता है, उनको वीको लगाना सिखा दिया जाता है और वो लोग जो है डॉक्टर के ना होने पर दवाइयां भी देते हैं। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में खिलवाड़ हो रहा है, लोगों की जान के साथ में खिलवाड़ का जो है काम किया जा रहा है और इस पर एक बड़ी जो है टीम के साथ में कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई भी ऐसा होती है, मैं अपने थोड़ी सी बात को बढ़ाऊंगा, कार्रवाई भी होती है लेकिन ऐसी कार्रवाई होती है कि आईसीयू सीज कर दिया जाता है, हॉस्पिटल सीज कर दिया जाता है, 10 से 12 दिन लगते हैं, कोई मैनेजमेंट होता है और उसके बाद में फिर से वो हॉस्पिटल संचालक उसी जगह पर जो है हॉस्पिटल चलाने लगता है। तो वहां से हट करके किसी बगल वाली बिल्डिंग में अगर कोई नाम है उसमें न्यू लगा करके चालू कर देता है, तो बड़ा नेक्सस जो है चल रहा है और इसको लगाम लगाने की साफ तौर पर जरूरत है। अब बिल्कुल किस तरीके की लगाम लग रही है तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि एक 8वीं पास व्यक्ति अपने गले में आला डाल करके डॉक्टर का कोट पहन करके एमबीए छात्रों को मोटिवेट कर ले रहा है और अमिताभ बच्चन का उदाहरण दे रहा है। सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि इस तरीके से किडनी के डोनर और रिसीवर के लिए किस तरीके से एक पूरा का पूरा नेक्सस काम कर रहा है, करोड़ों के वारे न्यारे हो रहे हैं, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है और उसके बावजूद एक गली मोहल्ले में एक छोटे से इलाके में 350 से 400 अस्पताल खुल जा रहे हैं और लेकिन भनक तक नहीं लग रही है। अपने आप में गंभीर सवाल है उन तमाम अधिकारियों पर जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है ऐसे अस्पतालों के संचालन को लेकर के। आखिरकार किस तरीके से जहां पर एक बेड की व्यवस्था नहीं है वहां पर आईसीयू जैसी बड़ी चीज उपलब्ध हो जाना अपने आप में सवालों के घेरे में है और कैसे इस तरीके के अस्पताल संचालित हो रहे हैं ये भी सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन आंखों पर पट्टी बांध करके बैठे हुए जिम्मेदार, उनको लगता है कि शायद आंखों पर पट्टी बांध लेना बेहतर होगा, किसी की जिंदगी खत्म होती है तो होती है, हमारा उससे क्या। फिलहाल इस तरीके के वारे न्यारे करने वाले, करोड़ों के वारे न्यारे करने वालों को फिलहाल इस पूरे मामले में किस तरीके की सजा मिलती है देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि स्वास्थ्य जिंदगी की लोगों की सुरक्षा के साथ, इनके स्वास्थ्य के साथ किस तरीके का खिलवाड़ किया जा रहा है और किस तरीके से किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर के डोनर और रिसीवर के बीच में टेलीग्राम जैसी जगह पर एक पूरा एक जगह बनाई जाती है जहां पर लोग आकर के पैसे की लेन देन को लेकर के डील तय करते हैं और उसी में से जब किसी एक का गलत इलाज होता है, उसी में से जब किसी एक को पैसे नहीं मिलते हैं तो इस तरीके का मामला खुल करके सामने आता है कि किस तरीके से लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। फिर भी ऐसे अस्पतालों के खिलाफ न सिर्फ बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए बल्कि ऐसे अस्पतालों में जो भी डॉक्टर इलाज करने जाए उनके भी लाइसेंस निरस्त करने चाहिए, उनकी भी डिग्री को कहीं ना कहीं खराब कर देना चाहिए, कैंसिल कर देना चाहिए, इनको कहीं भी इलाज करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। तब शायद इस तरीके से गली मोहल्ले में खुलने वाले अस्पताल बंद हो सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका उन्नीस तमाम जानकारी के लिए। अपडेट नजर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट होगा हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा। और ज्ञानेंद्र के पास चलते। ज्ञानेंद्र, आप कोई खबर बताइएगा, लेकिन उससे पहले आपसे भी जानना चाहेंगे, अभी आप सुन ही रहे थे कानपुर में अवनीश बता रहे थे कि किस तरीके से एक बड़ा किडनी ट्रांसप्लांट का एक रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। 60 से 70 किडनी ट्रांसप्लांट के केसेस सामने आए हैं कानपुर जैसी जगह में। आपने सबसे पहले कुछ दिन पहले ही एक खबर दिखाई थी जिसमें पीड़ित गया था, उसने खुद बताया कि किस तरीके से उसकी पत्नी को पथरी का ऑपरेशन के लिए बुलाया गया और उसके बाद उसकी किडनी निकाल ली।
पहले तो हम ये जानना चाहेंगे क्या उस पूरे मामले में अभी तक कोई कार्रवाई हुई है, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है, कोई गिरफ्तार हुआ है, या फिर वही नतीजा है कि जब तक खबर बनी रहेगी तब तक कार्रवाई के नाम पर कुछ चीजें चलती रहेंगी, जैसे खबर दबी तो उसके बाद सब कुछ दब जाएगा? बिल्कुल अखंड, देखिए कहा जाता है कि हर वक्त इस बड़े जिलों में शहरों में या कोई भी एक जिला होता है तो उसमें हर वक्त गरीब पिसता है। तो वही हालत है प्रतापगढ़ के कुंडा में भी कि उसमें अभी गरीब ही पिस रहा है। अगर ये कोई ऊंचे रसूखदार वाला व्यक्ति होता तो उसका मुकदमा दर्ज कर लिया जाता, उसके ऊपर आत्मघाती हमला हुआ और उसका भी मुकदमा दर्ज किया जाता, लेकिन अभी तक कार्रवाई के नाम पर प्रतापगढ़ की पुलिस या प्रशासनिक अमला शून्य है। सिर्फ 18 मार्च को जो हॉस्पिटल IMH हॉस्पिटल सीज किया गया वो सिर्फ सीजर का ही प्रोसीजर चल रहा है। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि किस तरीके से प्रशासनिक अमला, वो भी एक चिकित्सा विभाग का अमला किस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है, ये साफ तौर से दर्शाता है। और साथ को दे रहा है तो प्रतापगढ़ की पुलिस दे रही है, जिसके अभी तक पथरी के ऑपरेशन को बता करके किडनी निकाल लेना और उसके बाद पीड़ित 33 से 35 दिन, आज तो 40वां दिन इस तरीके से चल रहा है, 40 दिन के आसपास होने को आए हैं, लेकिन उसका मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। कहा क्या जाता है अधिकारियों की ओर से, साफ तौर पे ये कहा जाता है कि एक मुकदमा तो दर्ज किया गया है, लेकिन ये पूछा जाता है कि आखिर वो तो सरकारी मुकदमा हो गया ना, कि क्योंकि वो CMO ने दर्ज कराया है मुकदमा, पथरी के ऑपरेशन के नाम पर सच्चाई पाई गई, मुकदमा दर्ज किया गया, आखिर पीड़ित का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया जा रहा? ये सवालिया क्वेश्चन मार्क अभी भी बने हुए हैं। वो क्वेश्चन मार्क और डॉट तब तक रहेंगे, आखिर आप कब तक मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। हम लोगों के साथ लाइव आया, लाइव के बाद मात्र 1 घंटे के बाद इसके ऊपर आत्मघाती हमला हो जाता है। सोचिए, वो IO के पास गया होता है उसको बयान दर्ज कराने के लिए, और जब लाइव चलता है तो बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया जाता है, और उसके बाद आप सोचिए 1 घंटे बाद ही उसके ऊपर आत्मघाती हमला हो जाता है, गाड़ी फरार हो जाती है। सिर्फ अभी तक क्या किया जा रहा है कि CCTV फुटेज भी खंगाली जा रही है। सोचिए ये कितना बड़ा सवाल है, निशान खड़ा करता है। एक बड़े आप ही उसी कुंडा क्षेत्र में 1 लाख का इनामिया गुलशन यादव फरार चल रहा है, आप उसे नहीं पकड़ पा रहे। मुझे उम्मीद नहीं है कि शायद ये जो एक्सीडेंट करके उस दिन उसका आरोपी था भागा है, शायद प्रतापगढ़ पुलिस पकड़ पाएगी। SHO के ऊपर बिल्कुल सवाल निशान खड़े होंगे, कहीं मिली भगत तो नहीं है। और एक मेडिकल कॉलेज के भी डॉक्टर का भी नाम आया है, साफ तौर पे हॉस्पिटल सीजिंग का प्रोसीजर हुआ है। तो ये मैं देखा हूँ, अक्सर देखा हूँ अपने 15 साल की पत्रकारिता में कि कार्रवाई जो की जाती है सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए की जाती है। हॉस्पिटलों के ऊपर कार्रवाई इसलिए की जाती है सिर्फ पैसा कमाया जा सके और कुछ नहीं। और ये आने वाला वक्त आपको मैं खुल के बता दे रहा हूँ कि आने वाले वक्त में उस हॉस्पिटल के ऊपर से मेरा जो थिंकिंग कहता है कि FIR लगेगी, फाइनल रिपोर्ट लगेगी और सीधे तौर पे उसे निर्दोष साबित किया जाएगा और कहा यह जाएगा कि ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई। भले ही उनकी रिपोर्ट ये कह रही हो कि हाँ पथरी का ऑपरेशन बता करके आपने किडनी निकाला, तो साफ तौर पर मैं अभी से भविष्यवाणी ये कर दे रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं उस खबर पे एक भी दिन अपडेट नहीं ले रहा हूँ, मेरी लगातार पीड़ित से बातें हो रही हैं, लेकिन अभी तक कार्रवाई के नाम पर प्रशासनिक अमला और खास तौर पे पुलिस अमला नील बटा सन्नाटा बना हुआ है। साफ तौर पे ये देखा जा रहा है कि पीड़ित परेशान है, गरीब तबके से है। और सोचिए अभी कानपुर में किस तरीके से नेक्सस पकड़ा गया है किडनी को लेकर के, वैसे ही वो तो एक मामला सामने आया है गरीब तबके का। न जाने उस IMH हॉस्पिटल में ऐसे न जाने कितने लोगों के साथ ऐसा खेला किया गया होगा, कितने लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटित होंगी जो हॉस्पिटल वाले दबंगई गुंडई से उनकी आवाज दबा देते होंगे या पैसे के बल पे चुप करा देते होंगे। पीड़ित ने खुद बताया था कि जो IMH हॉस्पिटल का मालिक है उसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज है। कई ऐसे मुकदमे हैं। गैंगस्टर एक्ट तभी लगता है जब उसके ऊपर 2, 3, 4 मुकदमे से ज्यादा हो जाते हैं तो पुलिस की कार्रवाई होती है। सोचिए कितना बड़ा नेक्सस प्रतापगढ़ में भी चल रहा है, लेकिन प्रतापगढ़ की पुलिस शून्य बनी हुई है। अब आखिरकार यही माना जाएगा कि अगर प्रतापगढ़ की पुलिस किसी आम व्यक्ति द्वारा लगाए गए आरोपों पर जांच ना करके, अभी तक कार्रवाई ना करके
क्या मैसेज देना चाह रही है? सवाल खड़े होते हैं आखिरकार प्रतापगढ़ पुलिस पर, तो यही सवाल इस बार भी खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार क्यों एक आम आदमी जब अपने पत्नी को लेकर के इस तरीके का गंभीर आरोप लगा रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं कानपुर से बेसिक खबरें सामने आ रही है, तो इसको इस नेक्सस को लेकर के तो काम करना चाहिए। और अगर इस तरह की घटना घटित होती है तो अपने आप में कहीं ना कहीं आपकी कार्रवाई ना करने की व्यवस्था, शिथिलता ये बताती है कि आप भी कहीं ना कहीं अपराधियों से आपकी मिली भगत है। और अगर संचालक के ऊपर इतनी गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज है कि वो गैंगस्टर के अपराधी जैसी बात, जैसा कि ज्ञानेंद्र बता रहे हैं, अगर ऐसा है तो अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिरकार इस तरीके की चीजें क्यों हैं, आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? क्या एक व्यक्ति अब किस तरीके से आपको बताएगा? आपने बयान दर्ज कराया, उसके बाद आपने उसको बयान दर्ज कराया, उसने शिकायत भी दी, और कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखाया है, क्योंकि सीएमओ ने जिस तरीके की रिपोर्ट वो बता रहा था कि उसने भी बताया है कि हाँ किडनी निकालने की बात पाई गई है। तो आखिरकार कहां पर कमी रह जा रही है, क्या क्या छूट जा रहा है जिसकी वजह से आप कार्रवाई करने से बच रहे हैं? आप बिल्कुल देखिए अखंड, अगर सीएमओ की ओर से भी साफ तौर पे मेरे पास अभी भी रिपोर्ट है, मैंने डिलीट नहीं किया है, मैंने सेव करके रखा हुआ है। साफ तौर पे रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि पथरी का ऑपरेशन बता करके किडनी निकाल ले जाने वाली बातें साफ हुई है। तो उनके ऊपर भी एक सवाल निशान खड़े होते हैं कि आखिर जो एप्लीकेशन दी गई, जो आपने प्रथम दृष्टया आपने एप्लीकेशन दी, तो उसमें एप्लीकेशन को ही कमजोर कर देना, ये सीएमओ की ओर से खास तौर पे जिसने एप्लीकेशन दी, खास तौर पे कहीं मिली भगत होकर के कमजोर एप्लीकेशन देना, प्रार्थना पत्र देना और उसके बाद कमजोर धाराओं में मुकदमा दर्ज करना, ये सवालिया निशान खड़े होंगे सीएमओ कार्यालय की ओर से। क्यों? क्योंकि आप अगर ऐसी बातें सामने आई, क्योंकि देखिए आप चिकित्सा विभाग से जुड़े हैं, अगर ये बातें सत्य होती है तो आपको गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करना चाहिए। और देखा जाता है कि खासतौर पे सीजर का ही प्रोसीजिंग नहीं चलता है, सीधे तौर पे आरोपियों की गिरफ्तारी और 24 घंटे के अंदर देखा गया है कि इनामिया तक घोषित कर दिया जाता है। लेकिन नॉर्मल धाराओं में मुकदमा आपने दर्ज किया और ना ही सीजिंग का प्रोसीजिंग आपने किया, ना आपने उनका लाइसेंस कैंसिल करने का काम किया, लाइसेंस तक कैंसिल नहीं किया गया है उस हॉस्पिटल का। सबसे बड़ी बात ये रहती है, अगर आप लाइसेंस नहीं कैंसिल कर रहे हैं तो आप, ये साफ तौर पे दर्शा रहा है कि आप उनसे मंशा क्या रखते हैं। एक तरीके से आप आरोपियों से बहुत बड़ी मंशा रख रहे हैं कि आपको हम निर्दोष निकाल देंगे। ये मैं आपको आने वाला वक्त बता दे रहा हूँ कि 1 महीने मात्र 1.5 महीने के अंदर में उस हॉस्पिटल को निर्दोष साबित किया जाएगा, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूं। इसलिए क्योंकि यहाँ का सीएमओ कार्यालय मैंने देखा है, कई ऐसे हॉस्पिटल है जो कि मेडिकल कॉलेज के पीछे ही स्थित है, जिसमें बच्चा और बच्चा की दोनों मौत हो जाती है। पहले तो सीजिंग का प्रोसीजर किया जाता है, फिर उसके बाद जो है 15 से 20 दिन के अंदर उनको निर्दोष साबित कर दिया जाता है। मैं आपको एक चीज और बताता चलूं कि एक सपा नेता जो कि मेडिकल कॉलेज के ही सामने उनका हॉस्पिटल था, गलत ब्लड ग्रुप चढ़ा देने से बच्चे की मौत हो गई थी। सोचिए ये स्थिति थी, लेकिन केवल सीजिंग का प्रोसीजर हुआ, सपा नेता 15 दिन बाद पकड़ा जाता है, जेल जाता है, जेल के बाद छूट के आता है। आज की डेट में उसका हॉस्पिटल बाकायदा चल रहा है। सोचिए निर्दोष साबित कर दिया गया और आरोप किसके ऊपर लगाया गया? ब्लड जहां से मुहैया हुआ था उनके ऊपर भी आरोप लगाया गया। फिर उसके बाद उस ब्लड बैंक को सीज किया गया जो कि प्राइवेट ब्लड बैंक था। फिर उस ब्लड बैंक को सीज करने के बाद फिर उस ब्लड बैंक को ओपन कर दिया गया। तो ये देखिए प्रतापगढ़ का नेक्सस जो है सीएमओ कार्यालय से बहुत बड़ा है। और इससे पहले भी देखा गया था कि कुछ दिन पहले की पीछे जा रहा हूँ, केवल यही एक हॉस्पिटल खोलने के नाम को लेकर के 2 लाख रुपए सीएमओ का बाबू लेता है, जिसमें करप्शन की टीम पकड़ती है। एक हॉस्पिटल सीज किया गया था, उसको ओपन कराने के नाम को लेकर के 2 लाख रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथ जो है पकड़ा गया था। और उसके बाद वो भी हॉस्पिटल बाबू तो पकड़ा जाता है, वो जेल भी जाता है, कार्रवाई भी होती है, वो अपनी जगह थी, लेकिन उसके बाद भी उस हॉस्पिटल को ओपन कर देखिए। प्रतापगढ़ का सबसे बड़ा अगर नेक्सस कहूंगा तो अगर किसी के किडनी से बड़ा हार्ट यहाँ चोरी कर लिया जाता है, लोगों के दिलों के साथ खिलवाड़ किया जाता है, यहाँ के मेडिकल कॉलेज में, यहाँ के जिला अस्पताल में, यहाँ के सीएससीओ में लोगों के दिलों के साथ खेला जाता है। सीधे सीधे मैं कह रहा हूँ, उनका हार्ट एक तरीके से निकाल लिया जाता है। जहाँ उम्मीद लेकर के जाते हैं डॉक्टरों, कहा जाता है भगवान का दर्जा तक दिया जाता है,
लोग हाथ पैर तक जोड़ लेते हैं कि आप हमें जल्द से जल्द स्वस्थ कर दीजिए, लेकिन उनके साथ इतना बड़ा यहाँ ये तो प्राइवेट हॉस्पिटल है, लेकिन आपको बता दें कि सरकारी हॉस्पिटलों में भी ऐसे काले धंधे चल रहे हैं। और सोचिए ऐसे कई हॉस्पिटल्स हैं जो अपना फल फूल रहे हैं और सीएमओ कार्यालय देखने के लिए उचित नहीं समझता है, और ऐसे कई जच्चे बच्चों की मौतें हो जाती हैं। अगर आप महिला हॉस्पिटल में जाते हैं, नॉर्मल डिलीवरी भी होनी होती है तो सीधे तौर पे कहते हैं कि ऑपरेशन होना है, क्रिटिकल है, बच्चे के गले में नाड़ा फंस गया है, ऐसा है इलाहा। इतना डरा दिया जाता है पीड़ितों को, और जो जच्चा बच्चा होता है वो खुद ऑलरेडी इतने डर जाते हैं, परिवार वाले डर जाते हैं, तो वो विनती करने लगते हैं। तो उनके जो दलाल होते हैं डॉक्टरों के, जो वहां घूमते रहते हैं, तो सीधे तौर पे अपने पीछे हॉस्पिटल में लेके चले जाते हैं। लेकिन कभी कभार कोई केसेस अच्छे निकल जाते हैं, कोई बिगड़ जाते हैं जिसमें जच्चा या बच्चा एक की मौत या दोनों की मौत हो जाती है। तो ऐसी स्थितियां कई बार यहाँ पे देखा गया है। यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि अवैध रूप से बच्चों को भी निकाले। तो ये तो किडनी है, सोचिए कितना बड़ा नेक्सस चल रहा है प्रतापगढ़ में, लेकिन सीएमओ के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। अखंड अब बिल्कुल अब पता नहीं कब रेंगेगी, कब उनका भी कलेजा, जो कहीं ना कहीं जिस कलेजा की बात आप कर रहे हैं, कि आप समझिए कि आपके अंदर भी कलेजा है, आपका भी परिवार है, या तमाम अधिकारियों के भी परिवार है, उनको भी सोचना चाहिए कि किसी की जिंदगी के साथ इस लेवल का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति कर रहा है इस तरीके के खिलवाड़, उसके साथ खिलवाड़ होना चाहिए। पर दिक्कत क्या है, यहाँ पर जो इस तरीके खिलवाड़ कर रहा है उसके साथ खिलवाड़ ना होकर के खिलवाड़ उन लोगों के साथ हो रहा है, उनकी जिंदगी के साथ हो रहा है, जो बेचारे मासूम लोग जाकर के इलाज कराने के लिए वहां पहुंचते हैं, इनको भगवान के दर्जे के रूप में देखते हुए, इनके भगवान समझ करके, लेकिन उनके वहां पहुंचने के बाद ही उनकी ही जिंदगी के साथ खिलवाड़ शुरू हो जाता है। और ऐसा खिलवाड़ शुरू हो जाता है कि उनकी जिंदगी भी कहीं ना कहीं दांव पर लग जाती है। परिवार वाले जब ये सारी चीजें घटनाक्रम हो जाती है, परिवार वाले परेशान होते हैं, अपने लाखों रुपए फूंक देते हैं, उसके बावजूद जब वो शिकायत लेकर के पहुंचते हैं तो शिकायत पर क्या कार्रवाई होती है सबके सामने है, कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन आप लोगों को सोचना चाहिए कि जो इस तरीके से लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, नैतिकता अगर बची हो तो ऐसे अस्पताल कर्मचारियों के खिलाफ, ऐसे अस्पताल संचालकों के खिलाफ, ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ जरूर कार्रवाई कीजिए जो इस तरीके की चीजों में लिप्त हैं। उनको किसी भी रूप से लोगों को इलाज करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। आपको ये नैतिकता पढ़ाई जाती है, डॉक्टर भगवान का रूप होता है, ना कि लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का रूप, लोगों की जिंदगी बर्बाद करने वाला रूप। भगवान के नाम पर भी अगर ये लोग लोगों को गुमराही नहीं करते, जैसा कि ज्ञानेंद्र ने बताया कि गुमराही नहीं करते बल्कि साफ तौर पर उनकी जिंदगी लीलने का काम करते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और कदम जरूर उठाने चाहिए। अभी तक तो ज्ञानेंद्र जैसे बता रहे हैं उस हिसाब से लगता है कोई कदम नहीं उठाया गया है, ना जाने वो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। पीड़ित भी आ चुका है, उसने बयान भी दे दिया, उसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब देखने वाली बात होगी कि कितने दिनों बाद इस पूरे मामले में कार्रवाई होती है। क्या आरोपी जिन लोगों के ऊपर इस तरीके की शंका है कि उन्होंने इस तरीके के कृत्य किया, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती है, ये भी देखने वाली बात होगी। ज्ञानेंद्र इस बात को लेकर के जरूर आप बात कीजिएगा अधिकारियों से और सीएमओ से भी बात कीजिएगा कि आखिरकार इस पूरे मामले में क्यों इतनी शिथिलता बरती जा रही है और इस पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्ञानेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। कहीं ना कहीं जिस तरीके से कानपुर से ये खबर आई और ज्ञानेंद्र ने 4-5 दिन पहले ये खबर बताई, तो साफ तौर पर ये दर्शाता है, इंडिकेट करता है कि किडनी को लेकर के एक पूरा का पूरा रैकेट इस वक्त एक्टिव है और कहीं ना कहीं लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करता हुआ देखा जा रहा है। प्रतापगढ़ में तो पीड़ित जाके गुहार भी लगा रहा है, लेकिन उस गुहार का कोई असर नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है उन अधिकारियों पर जिनको करनी चाहिए थी। फिलहाल जो तमाम डॉक्टर इस तरीके के कामों में लिप्त हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो सवाल और लोगों की जिंदगी के साथ इसी तरीके से खिलवाड़ होता रहेगा। एक के बाद एक ऐसे ही डॉक्टर आएंगे, ऐसे अस्पताल आएंगे जहां पर लोगों की जिंदगियां नहीं बचाई जाएंगी बल्कि उनकी जिंदगी को दांव पर लगाया जाएगा। ज्ञानेंद्र जरूर इस पर सवाल कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह दर्शाता है और जो कहीं ना कहीं बताता भी है। एक खबर आपको हम ये बता देते हैं जो आखिरी खबर है। खबर ये है कि पहले पीएम मोदी विकास के नाम पर नोएडा में रैली करते हैं, उसके बाद अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के प्रमुख दादरी में करते हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक को लेकर के अब बीएसपी भी सचेत हो चुकी है। कल एक बैठक हुई थी जिसमें 250 के करीब नेता थे और इस बैठक में अब 2027 के चुनाव में जो उसका मूल वोट बैंक है वो खिसक ना जाए,
इसको लेकर के रणनीति तैयार की गई है और इसकी शुरुआत भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हो सकती है। लेकिन जो 14 अप्रैल को जो भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई जाएगी, उस वक्त अपना दमखम बीएसपी दिखाने के लिए तैयार करें, क्योंकि ये बीएसपी के लिए करो या मरो वाली स्थिति है। बीएसपी के लिए चुनाव जो है वो करो या मरो वाली स्थिति में पहुंच चुका है, क्योंकि उसका वोट बैंक धीरे धीरे उससे खिसकता जा रहा है। तमाम दूसरे लोग खड़े हुए हैं और जो कहीं ना कहीं उनके वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को देखते हुए बसपा सुप्रीमो भी एक्टिव नजर आ रही है और कहीं ना कहीं अपनी जो रणनीति है या जो तैयारी है उसकी शुरुआत भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कर सकती है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या बीएसपी के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और तमाम अन्य राजनीतिक दल छोटे या बड़े सेंध लगा पाते हैं या फिर बसपा का वोट बैंक मजबूती के साथ उसके साथ खड़ा रहता है। इसी के लिए 14 अप्रैल की तैयारी है। बीएसपी ने कमर कस ली है और वो दिखाएगी, जताएगी, बताएगी कि अभी भी हम मैदान में पूरी तरीके से एक्टिव हैं, भले ही हमारे बारे में कितना भ्रम क्यों ना फैलाएं। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि 14 तारीख को जो कार्यक्रम होगा वो किस लेवल का होगा। 14 तारीख को क्या संदेश बीएसपी देगी, क्या 14 तारीख को 2027 के लिए शंखनाद करेगी। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे। आज तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।